दिल्ली की ठंडी सुबह। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। एक पल में आसमान चटक उठा और जमीन हिल गई। लाल किले के सामने वो कार, जो कुछ सेकंड पहले तक सन्नाटे में खड़ी थी, अब आग का गोला बन चुकी थी। वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो था आने वाले तूफान का पहला संकेत। पूरा देश सिहर उठा, लेकिन असली झटका पाकिस्तान को लगा, क्योंकि उन्हें मालूम था अब भारत चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, ये वही पल था जब ऑपरेशन सिंदूर 2 का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस धमाके ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के भीतर डर की दीवारें दरकने लगीं और उनके अफसरों के बीच एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या भारत अब जवाब देगा? और अगर दिया तो क्या ये जवाब उनके देश के नक्शे को ही मिटा देगा? इससे पहले कि मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, ताकि ये आवाज हर दुश्मन तक पहुंचे। अब वापस चलते हैं उस कहानी पर जिसने पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल दिया। पिछले 6 महीनों से भारत लगातार तैयारी कर रहा था, लेकिन ये कोई सामान्य तैयारी नहीं थी। यह एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था, एक ऐसा वॉर मोड जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और हिम्मत से लड़ा जा रहा था। मई के महीने में जब दुनिया को लगा कि सीमा पर सब कुछ शांत है, उसी वक्त भारतीय सेनाएं मैदान छोड़कर नहीं गईं। उन्होंने वहीं रहकर अपनी ऑफेंसिव प्रैक्टिस शुरू कर दी। हर 10वें दिन एक नया सैन्य अभ्यास, हर महीने 3 से ज्यादा वॉर सिमुलेशन। यह कोई ड्रिल नहीं थी, यह एक असली जंग की तैयारी थी। चंडीगढ़ से लेकर श्रीलंका तक, हिंद महासागर से लेकर अलेक्जेंड्रिया तक भारतीय फौज ने अपना लोहा मनवाया। फ्रांस के साथ ऑपरेशन शक्ति, अमेरिका के साथ टाइगर क्लॉ और फिर ब्राइट स्टार 2025 के महाभ्यास में तीनों सेनाओं का शानदार प्रदर्शन। ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट्स को हमारे सुखोई ने पछाड़ा, जबकि राफेल ने यूरोफाइटर्स के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज डॉग फाइट में कमाल दिखाया। लेकिन सवाल ये था, क्या भारत सिर्फ दिखावा कर रहा था? जवाब था नहीं, ये सब ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी थी। असली जंग अभी बाकी थी। भारत ने साफ कर दिया था, अब हम इंतजार नहीं करेंगे, अब खेल हमारी शर्तों पर होगा। इसी दौरान भारत ने युद्ध कौशल 3 नाम का एक गुप्त अभ्यास शुरू किया। पहली बार AI संचालित ड्रोन इस्तेमाल हुए, जो अपने टारगेट को बिना इंसान के आदेश के खत्म कर सकते थे। साथ में ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जैसी भविष्य की तकनीक को जंग के मैदान में उतारा गया। अब सैनिक को दुश्मन की हर चाल पहले से पता होती है। भारत ने यह साबित कर दिया, अब उसकी सेना 20वीं सदी की नहीं बल्कि डिजिटल युद्ध की फौज बन चुकी है। DRDO के दिव्य दृष्टि और त्रिशूल जैसे अभ्यासों ने यह दिखा दिया कि आने वाला युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि डेटा, सैटेलाइट और साइबर स्पेस में भी लड़ा जाएगा। अब जरा सोचिए, जब हर हथियार, हर ड्रोन, हर सैटेलाइट एक ही बटन से जुड़ जाए और दुश्मन को समझ ही ना आए कि हमला हुआ कहां से, तो उस जंग को कौन रोक सकता है? यही है भारत का मल्टी डोमेन वॉरफेयर सिस्टम, जो आने वाले कल की परिभाषा बदल देगा। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अभ्यास था, तो अब असली धमाका सुनिए। भारत ने कुछ महीनों में इतने मिसाइल टेस्ट किए जितने पहले कभी नहीं हुए थे। अग्निपंच और अग्नि प्राइम जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण के बाद सितंबर में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च। सोचिए, जब भारत का रेल नेटवर्क ही अब एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर बन चुका है, तो दुश्मन इसे रोक भी कैसे पाएगा? भारत ने साफ कह दिया है, अब हमले का इंतजार नहीं बल्कि हमला करने का वक्त है। दिल्ली के उस धमाके के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान की राजधानी में कतारों सी हलचल शुरू हो गई। सरकारी संस्थानों के अंदर बड़े पैमाने पर कंफ्यूजन और निर्देशों की बारिश थी। आकाश में गाहे गाहे वायु सतर्कता के सायरन बजे। रेलवे और हवाई मार्गों पर अनौपचारिक बैंडिशन और सैनिकों की तैनाती तेज हो गई। आम नागरिक स्तब्ध थे। बाजारों में खरीदारी की दौड़ और बैंकों में लंबी लाइनें दिखने लगीं। यही वह माहौल था जिसमें नीति निर्धारक त्वरित फैसले पर मजबूर हुए। हर फैसला अब आने वाले कई वर्षों की भू राजनीति का आधार बन सकता था। सेना के ऊंचे कमान ने मौन में कई गुप्त आदेश पारित किए। सीमांत संरक्षण से हटकर अब एक सक्रिय मोड़ अपनाने की तैयारी चलने लगी थी। न केवल हथियारों की चाल, बल्कि दूसरे आयामों में भी जवाब देने की रणनीति। साइबर स्पेस में हमले और रक्षा के लिए तत्काल शिफ्ट दिखा। बैंकिंग और सरकारी सर्वरों पर सतर्कता बढ़ाई गई और स्पेशल साइबर यूनिट्स को रातों रात तैनात किया गया। साथ ही खुफिया चैनलों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को जोड़कर वास्तविक समय की तस्वीर साझा करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति एक नए संकट के चौराहे पर आकर रुक गई। विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। मीडिया ने गहरी कटाक्षों के साथ खबरों को फैलाया और सोशल नेटवर्क पर अफवाहों की बाढ़ सी आ गई। जनमानस में भरोसा टूटने लगा और राष्ट्रपति तथा सैन्य नेतृत्व के बीच सार्वजनिक संवाद सीमित होते गए। इस राजनीतिक उथल पुथल ने निर्णय प्रक्रिया को जटिल बना दिया। जहां तत्काल निर्णय की जरूरत थी, वहीं आंतरिक मतभेद घातक परिणाम दे सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हलचल फैलने लगी। पड़ोसी देशों ने अपने अपने स्तर पर कूटनीतिक संदेश भेजे और संयुक्त राष्ट्र में अनौपचारिक बैक चैनलों के जरिए
शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह हुआ। महाशक्तियों ने सार्वजनिक रूप से संयम का आह्वान किया, पर पीछे की बातचीत में नेक्सस और संभावित परिणामों का आकलन शुरू कर दिया। आर्थिक रिश्तों और सैन्य सहयोग की शर्तें अचानक से ही राजनीतिक दल बदल की तरह दिखने लगीं। मित्र राज्य चुप्पी तोड़ने को तैयार थे, पर किसी भी खुले हस्तक्षेप से पहले जोखिमों का मापना जरूरी समझा जा रहा था। खुफिया स्रोतों की रिपोर्टें बताने लगीं कि सीमा के उस पार कुछ विशेष इकाइयों को मूवमेंट ऑर्डर मिले हैं, परंतु उन्होंने हमला करने का स्पष्ट समय सार्वजनिक नहीं किया। इसका मतलब था अब युद्ध सिर्फ बम और गोलियों तक सीमित नहीं रहेगा। एनफोर्समेंट के बजाय अब मनोवैज्ञानिक दबाव और सीमा के अंदर छुपे नेटवर्क पर निशाना साधने की नीति अपनाई जा रही थी। यह एक धीमी पर आत्मघातक प्रक्रिया थी जो सामने वाले देश को बिना बड़े युद्ध के भीतर ही बेचैन कर दे। आर्थिक मोर्चे पर भी प्रभाव तुरंत दिखा। मुद्रा बाजारों में उथल पुथल, शेयर इंडेक्स में तेज गिरावट और विदेशी निवेश में ठहराव के संकेत मिले। व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए और तेल गैस की सप्लाई चेन पर अनपेक्षित दबाव पड़ा। स्थानीय उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी पर इन आर्थिक झटकों का तीखा असर पड़ा और यही असर शीघ्र ही राजनीतिक दबाव में तब्दील होने लगा। जनता अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के बीच बड़ी सुरक्षा नीतियों को लेकर असंतुष्ट दिखने लगी। ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम के इस्तेमाल की खबरें अब मीडिया में तेजी से फैलने लगीं, पर इन खबरों की सटीकता विवादित रही। हर तरफ विरोधाभासी क्लिप और कथन उभर रहे थे, कहीं कथित हमले, कहीं विफलता की खबरें। यही वह समय था जब सूचना ही हथियार बन गई। झूठी सूचनाएं दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राय को भी प्रभावित कर सकती थीं। इसलिए सूचना संचालन पर नियंत्रण पाने के लिए दोनों पक्षों ने अपनी अपनी पीआर मशीनें सक्रिय कर दीं। स्थानीय आबादी पर लगे दबाव के बीच सीमा पार से शरणार्थियों की संभावित लहर का भी खतरा दिखा। छोटी बस्तियां और सीमावर्ती कस्बों में अचानक खाली गृह हुआ करते दिखे और सुरक्षा बलों ने नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों की ओर शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए। इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स और मानवीय सहायता के इंतजाम तेजी से किए गए, पर सीमित संसाधनों के चलते कई सवाल अनुत्तरित रहे। क्या इन अस्थायी राहत प्रयासों से बड़ी मानवीय विपदा टल सकती है या समय के साथ संकट और गहरा जाएगा? नया मोड़ तब आया जब गुप्त चैनलों के जरिए यह जानकारी मिली कि सीमा पार कुछ गैर राज्यीय संगठन सक्रिय हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को और बिगाड़ना था। ये समूह परस्पर प्रतिबद्ध नहीं दिख रहे थे। उनका हर कदम व्यापक रूप से भिन्न रणनीतियों से प्रेरित था। आतंकवाद, अस्थिरता फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाना और कभी कभी केवल अराजकता की राजनीति। इन्हीं छोटे पर निर्णायक इकाइयों की हरकतों ने बड़े सैन्य निर्णयों को और पेचीदा बना दिया और अंत में यह स्पष्ट होने लगा कि यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रहा। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य सहायता के पृष्ठभूमि सौदे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अनिश्चितता ने इस मोर्चे को वैश्विक बना दिया था। हर बड़ा खिलाड़ी अब अपनी अपनी पोजीशन को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा था। कोई खुलकर पक्ष नहीं ले रहा था, पर हर कोई अपनी अपनी रणनीति तैयार कर चुका था। इसी दौर में वास्तविक युद्ध की चिंगारी को रोकना या सतह पर ही सीमित रखना, दोनों ही संभव और असंभव दिख रहा था। यह कहानी अब अपने चरम पर थी। सीमाओं के दोनों ओर तनाव उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को संकट में झोंक सकती थी। और ऐसे वक्त में भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने चुप्पी तोड़ी, पर हथियारों से नहीं, रणनीति से। भारत के रक्षा गलियारों से एक निर्णायक आदेश जारी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 2 अब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का अंतिम रूप है। सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर तक युद्धक उपकरण तैनात थे, पर हर सैनिक के भीतर एक ही संकल्प था, अब युद्ध हमारी शर्तों पर होगा। इस बार भारत का लक्ष्य सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में कोई दुश्मन भारत की धरती की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। इस ऑपरेशन का हर कदम गुप्त था, पर असर खुला। भारत ने पाकिस्तान के भीतर बैठे उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से आतंकी गतिविधियों को हवा मिलती थी। लेकिन यह हमला सिर्फ बमों से नहीं था, यह एक स्मार्ट वॉर थी। साइबर स्ट्राइक से लेकर ड्रोन स्वार्म तक हर मोर्चे पर तकनीक ने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी। दुश्मन की कम्युनिकेशन ठप, रडार अंधे और कंट्रोल सिस्टम बिखर गए। इस सब के बीच दुनिया हैरान थी, क्योंकि यह वही भारत था जिसे दशकों तक शांति प्रिय कहा गया था, पर अब वही भारत निर्णायक और प्रहारक बन चुका था। उसने दिखा दिया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि तैयारी होती है। जब वह वार करता है तो दुनिया उसकी गूंज महसूस करती है। पाकिस्तान के भीतर हाहाकार मच गया। सेना के ठिकाने खाली हुए, शासन में अफरा तफरी फैल गई। मीडिया ने इसे सदी का सबसे सटीक ऑपरेशन कहा और भारत के नागरिकों ने पहली बार गर्व से कहा, ये है नया भारत। दुनिया के मंच पर भारत का रुतबा बढ़ चुका था और उसके दुश्मन खामोश। और शायद यही ऑपरेशन सिंदूर 2 का असली मकसद था, न सिर्फ बदला, बल्कि एक संदेश देना कि भारत अब किसी धमाके का शिकार नहीं, बल्कि उसकी गूंज से इतिहास लिखने वाला देश बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलता है, तो इस वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, वंदे मातरम, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं थी, यह कहानी थी भारत के बदलते संकल्प की।